मेरे बॉस ने एक दिन पूरे ऑफिस के सामने ऐलान किया, जो लड़की मेरे बेटे से शादी करेगी मैं उसे लाखों रुपए दूंगा। सब हैरान थे। कोई आगे नहीं आया, पर मुझे अपने बीमार पिता के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मजबूरी में मैंने हामी भर दी। ऑफिस के लोग मुझे समझाते रहे, उसका बेटा ठीक नहीं है, पागल है, उस घर में मत जाना। लेकिन मैंने सबकी बात अनसुनी कर दी। शादी के बाद जब पहली रात आई, कमरे का दरवाजा बंद हुआ और बॉस के पागल बेटे ने जो मेरे साथ किया, उससे तो मेरा नाम रिया है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। हमारा परिवार साधारण था, छोटा सा घर, सीमित साधन, लेकिन प्यार और मेहनत से भरा हुआ। मेरे पिता, जिन्हें मैं बाबूजी कहती थी, एक छोटी सी रेहड़ी पर फल बेचा करते थे। सुबह से शाम तक धूप छांव में मेहनत करके उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। उनकी हर सांस में मेरे लिए सपने थे। मैंने भी मन में ठान लिया था कि उनकी मेहनत को रंग लाऊंगी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने नौकरी की तलाश शुरू की। कई जगह इंटरव्यू दिए, रिजेक्शन झेले, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार कुछ महीनों की कोशिशों के बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी ठीक थी और मैं खुश थी कि अब मैं बाबूजी का बोझ हल्का कर सकूंगी। लेकिन तभी जिंदगी ने ऐसा पलटा मारा कि सब कुछ उलट-पुलट हो गया। एक दिन ऑफिस में काम करते वक्त माँ का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। रिया बेटा, जल्दी घर आ, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत बैग उठाया और ऑफिस से निकल पड़ी। घर पहुंचते ही देखा बाबूजी बेसुध पड़े थे। हम उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने बताया कि बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है। उनकी हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम उन्हें ज्यादा दिन नहीं बचा सकते। अगला दौरा उनकी जिंदगी छीन सकता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑपरेशन का खर्चा लाखों में था और उसके बाद का इलाज भी उतना ही महंगा। हमारे पास इतना पैसा कहाँ था। बाबूजी की छोटी सी रेहड़ी और हमारा साधारण घर तो बस गुजारा चलाने लायक था। माँ रो रही थी और मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने माँ को हौसला दिया, माँ चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगी। अगले दिन मैं ऑफिस गई और हिम्मत जुटाकर अपने बॉस से बात की। मैंने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई और कुछ पैसे उधार मांगे। मैंने वादा किया कि मैं मेहनत से उनके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे बॉस ने साफ मना कर दिया। मैं निराश होकर घर लौट आई। मन में सवाल घूम रहे थे कि अब क्या करूं। बाबूजी की सांसें गिनती की थीं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। 2 दिन बाद बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। उनकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। रिया, तुम्हें अपने पिता के लिए पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूं कि तुम्हारा ऑपरेशन और इलाज दोनों हो जाएं। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन उनकी अगली बात ने मेरे दिल को तोड़ दिया। बदले में तुम्हें मुझे खुश करना होगा। उनकी आंखों में वो गंदी चमक थी जो मुझे एक पल में सब समझा गई। मैंने गुस्से से कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरा खून खौल उठा। मैंने उन्हें खरी खोटी सुनाई और उसी वक्त नौकरी छोड़ दी। घर लौटकर मैंने माँ को सारी बात बताई। माँ मुझे गले लगाकर रोने लगीं। बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है। कुछ लोग कमजोर का फायदा उठाने को तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन तुमने जो किया वो सही था। माँ की बातों ने मुझे हौसला दिया, पर मन में डर भी था। अब नौकरी भी चली गई थी और बाबूजी का इलाज कैसे होता, ये सवाल मेरे सामने पहाड़ बनकर खड़ा था। मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर से इंटरव्यू देने शुरू किए। जल्द ही मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी अच्छी थी और वहां का माहौल भी बहुत दोस्ताना था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन पिछले अनुभव ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं अपने नए बॉस से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बाबूजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं रात रात भर जाग कर सोचती कि क्या करूं। तभी एक दिन ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। मेरे बॉस ने एक अजीब सा ऐलान किया, जो भी लड़की मेरे बेटे से एक दिन की शादी करेगी उसे मैं लाखों रुपए दूंगा। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। लेकिन बाबूजी की जिंदगी दांव पर थी और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने हामी भर दी। मेरे दोस्तों ने मुझे रोकने की कोशिश की। रिया, ये गलत फैसला है। बॉस का बेटा रवि ठीक नहीं है। लोग कहते हैं वो सन की है, लेकिन मैं मजबूर थी।
बाबूजी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। घर जाकर मैंने माँ को बताया। वो भी हैरान रह गईं। रिया, ये क्या कर रही हो? ये गलत है। लेकिन मैंने उन्हें समझाया, माँ, बाबूजी के लिए मुझे ये करना होगा। बाबूजी को जब पता चला वो भी बहुत दुखी हुए, पर मैंने फैसला कर लिया था। 3 दिन बाद मेरी शादी रवि से हो गई। मन में डर तो था क्योंकि मैंने रवि के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लोग कहते थे कि वो अजीब है, गुस्सैल है। लेकिन अब जब मैं इस रास्ते पर चल पड़ी थी तो पीछे हटना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। शादी के बाद मैं रवि के घर पहुंची। एक बड़ा सा बंगला था, हर तरफ चमक दमक। रात को मुझे एक खूबसूरत कमरे में ले जाया गया। मैं घूंघट डाले सेज पर बैठी थी। तभी दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से घूंघट उठाया। सामने रवि खड़ा था। उसके हाथ में एक लोहे का रॉड था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं सांस रोककर बैठी रही। तभी उसने उस रॉड से बेड पर वार करना शुरू कर दिया। वो चीख रहा था, निकालो इसे यहां से, जाओ। उसने कमरे की हर चीज तोड़नी शुरू कर दी। शेल्फ, लैंप, शीशे, सब तहस नहस। मैं डर से कांप रही थी, लेकिन बाबूजी की खातिर मैं वहां से हिल नहीं सकी। मैं अपने लहंगे की सिलवटों को कसकर पकड़े हुए डर से कांपती उस कमरे में खड़ी थी। रवि ने गुस्से में कमरे की हर चीज तहस नहस कर दी थी। बेड, कुर्सियां, शीशे, सब कुछ बिखर चुका था। फिर उसने वो लोहे का रॉड फेंक दिया और मेरी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन एक पल के लिए जब मैंने उसे गौर से देखा, मुझे वो बिल्कुल पागल नहीं लगा। अगर वो शांत होता तो शायद उसका चेहरा मासूम और आकर्षक लगता, लेकिन इस वक्त वो किसी जंगली जानवर जैसा था। वो मेरे पास आया, मेरी आंखों में देखकर दांत पीसते हुए बोला, इस घर से चली जाओ अभी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो और भड़क गया। वो पीछे हटा और दीवार पर टंगे एक चमड़े के कोड़े को उतार लिया। जैसे ही उसने उसे हवा में लहराया, एक डरावनी आवाज गूंजी। मेरे पैर कांपने लगे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उसने फिर चिल्लाकर कहा, अब भी नहीं जाओगी? मैंने सिर हिलाकर इनकार किया। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने कोड़ा मेरी ओर लहराया। मैंने डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो कोड़ा मुझे नहीं, मेरे पास की फर्श पर लगा। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे दिल को तोड़ दिया। अपने सारे कपड़े उतार दो अभी, वरना इस कोड़े से तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे मिन्नत की, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रोते हुए मैंने धीरे धीरे अपने कपड़े उतार दिए। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ी रही, आंखें बंद किए। फिर जब मैंने आंखें खोलीं तो कमरा खाली था। रवि वहां नहीं था। मैं अकेली थी उस बर्बाद कमरे में। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये सब क्या था? वो ऐसा क्यों कर रहा था? पूरी रात मैं उस टूटे फूटे कमरे में बैठी रही। सुबह जब मैं तैयार होकर नीचे गई तो मेरे ससुर यानी मेरे बॉस मुझे देखकर हैरान रह गए। रिया, तुम यहीं हो? मुझे लगा था तुम रात को ही भाग जाओगी। मैंने पूछा, आप ऐसा क्यों सोच रहे थे? उन्होंने बताया, अब तक जितनी भी लड़कियों की शादी रवि से हुई वो पहली रात ही डरकर भाग गईं। इसीलिए मैंने एक दिन की शादी का ऑफर रखा था। मुझे लगा था कोई टिक नहीं पाएगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने कहा, आपने एक दिन की शादी की बात की थी। आज दिन पूरा होने के बाद मैं चली जाऊंगी। लेकिन उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। अगर तुम रवि के साथ कुछ और दिन रह सको तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। मेरे मन में लालच जागा। बाबूजी का ऑपरेशन तो हो चुका था, लेकिन उनका इलाज अभी लंबा चलना था। मैंने उनकी शर्त मान ली। उसके बाद हमने साथ नाश्ता किया। मेरे ससुर ऑफिस चले गए और मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल गई थी। अब मेरी जिम्मेदारी ये शादी थी। नाश्ते के दौरान अचानक रवि ने मेरी प्लेट में ढेर सारी मिर्च और मसाले डाल दिए। ये खाओ वरना घर छोड़कर चली जाओ, उसने कहा। मैंने मना किया, लेकिन उसने फिर वहीं धमकी दी। मैंने रोते हुए वो तीखा खाना खाना शुरू किया। मिर्च मेरे गले को जला रही थी, लेकिन मैं शर्त के लिए खाती रही। तभी रवि ने अचानक मेरी प्लेट छीनकर फेंक दी और चिल्लाया, तुम यहां से क्यों नहीं चली जाती? मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। नौकर उस बर्बाद कमरे को ठीक कर रहे थे। मेरे दिन उस घर में ऐसे ही गुजरने लगे। बाबूजी का ऑपरेशन हो चुका था और उनका इलाज अच्छे से चल रहा था। मैं इस बात से खुश थी।
लेकिन रवि हर दिन कोई ना कोई हरकत करता ताकि मैं डर कर भाग जाऊं। एक रात वो मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती थी। उसने उस मोमबत्ती की गर्म मोम मेरे हाथों पर टपकानी शुरू की। दर्द से मैं रोने लगी, लेकिन वो नहीं रुका। फिर उसने कहा, अगर ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो चली जाओ। मैं चुप रही। उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने मुझे कसकर पकड़ा और चिल्लाया, तुम यहां से क्यों नहीं जाती? मैं अब और चुप नहीं रह सकी। गुस्से में मैंने भी चीख कर कहा, नहीं जाऊंगी। मेरे बाबूजी की जिंदगी मेरे लिए सब कुछ है। तुम जैसे इंसान की हर हरकत मैं हंसकर झेल लूंगी। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गुस्से में मैंने पास पड़ा एक ग्लास उठाया और कहा, बताओ, इसे तोड़कर अपने हाथ काट लूं? तब तुम्हें खुशी मिलेगी? फिर भी मैं नहीं जाऊंगी। मैंने जैसे ही ग्लास अपने हाथ पर मारने की कोशिश की, रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ग्लास छीन कर फेंक दिया। कुछ देर तक हम एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। फिर वो बिना कुछ कहे कमरे से चला गया। मैं भी शांत होकर बैठ गई और सोचने लगी कि मैं ये सब क्या कर रही थी। उस दिन के बाद रवि बदल गया। उसने मुझे चोट पहुंचाना बंद कर दिया। उसका व्यवहार शांत हो गया। वो मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखने लगा, भले ही वो जाहिर न करता। धीरे धीरे मुझे उससे लगाव होने लगा। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने दिल की बात कही, रवि, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मेरी बात सुनकर वो गुस्सा हो गया। ये सब बकवास है, मुझसे दूर रहो, उसने कहा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करता था। आखिर उसके इस व्यवहार की वजह क्या थी? एक दिन रवि का एक पुराना दोस्त अजय घर आया। वो रवि की शादी की बात सुनकर हैरान था। हमने साथ में अच्छा वक्त बिताया। अगले दिन रवि के एक और दोस्त विशाल का फोन आया। उसने हमें अपनी शादी में बुलाया। पहले तो रवि ने मना कर दिया, लेकिन विशाल ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है। वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं था। उसकी मंगेतर की ख्वाहिश थी कि वो उसकी सुहागन बने, इसलिए वो शादी कर रहा था। वो चाहता था कि उसके सारे दोस्त उसकी शादी में शामिल हों। विशाल की बात सुनकर रवि का चेहरा उदास हो गया। उसका दोस्त अमन उसे समझाने लगा, रवि, हमें अपने दोस्त की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। जो हुआ उसे बीते सालों हो गए। अब वक्त है कि तुम उस दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। रवि चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मैं हैरान थी कि अमन किस घटना की बात कर रहा था। मैंने अमन से पूछा, तुम किस बात का जिक्र कर रहे थे? पहले तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन मेरी जिद के आगे वो झुक गया। उसने जो बताया, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे समझ आया कि रवि ऐसा व्यवहार क्यों करता था। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरा मन बस यही सोच रहा था कि क्या किसी लड़की की इज्जत इतनी सस्ती हो सकती है। लेकिन मैंने ठान लिया कि मुझे सच को सबके सामने लाना है, और इसके लिए मुझे अमन की मदद चाहिए थी। मैंने अमन से अपनी पूरी योजना बताई। पहले तो वो चौंका, लेकिन फिर मेरी बात मान गया। अगले दिन विशाल की शादी में जाने से पहले मैंने रवि से कहा, मैं वहां तुम्हारी पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि अमन की गर्लफ्रेंड बनकर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर रवि को गहरा सदमा लगा। उसकी आंखों में गुस्सा तैर रहा था। मैंने कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। फिर मैं किसी और के साथ जाऊं, इससे तुम्हें क्या? मैंने आगे कहा, वैसे भी तुम्हारे दोस्तों को तो पता भी नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। रवि ने गुस्से में कहा, हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह ड्रामा करने की क्या जरूरत? मैंने जवाब दिया, जरूरत है। मैं कुछ करना चाहती हूं। तुम तो वैसे भी अपनी मर्जी करते हो ना? रवि चुप रहा, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो अंदर से जल रहा था। हम तीनों विशाल की शादी के लिए निकल पड़े। वहां रवि के कॉलेज के सारे दोस्त जमा हो चुके थे। जिसका मुझे इंतजार था वो भी आ चुकी थी, निशा। अमन ने मुझे वहां अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में सबसे मिलवाया। मैंने वहां एकदम अलग रंग ढंग अपनाया था। मॉडर्न कपड़े, आत्मविश्वास भरी चाल और बोलने का अंदाज, सब कुछ ऐसा कि सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मुझे देखकर रवि को जलन हो रही थी, लेकिन वो दिखा रहा था कि उसे कोई परवाह नहीं। मैंने निशा से दोस्ती कर ली। 3 दिन की उस शादी में मैंने निशा की जमकर तारीफ की। उसकी खूबसूरती, उसकी समझदारी, हर चीज की। वो मुझसे बहुत प्रभावित हो गई। रवि ज्यादातर चुप रहता था। वो न तो किसी से ज्यादा बात करता, न ही घुलता मिलता।
उसके दोस्त भी उससे दूरी बनाए रखते थे। ये सब देखकर मेरा दिल दुख रहा था, लेकिन मुझे अपनी योजना पर काम करना था। विशाल की शादी हो चुकी थी। हम सब जल्द ही वापस लौटने वाले थे। खाने के लिए बैठे थे, तभी एक स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। उस वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए। सालों पहले कॉलेज के दिनों में निशा रवि की गर्लफ्रेंड थी। ये बात बहुत कम लोगों को पता थी। निशा ने रवि के साथ शुरू में अच्छा व्यवहार रखा, लेकिन जब कॉलेज में एक अमीर लड़का आया तो निशा का दिल बदल गया। वो उस नए लड़के के करीब जाने लगी। रवि ने जब उसे रोका तो निशा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक चाल चली और रवि पर इल्जाम लगा दिया कि उसने उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की। उसने सबके सामने रवि को बदनाम कर दिया। रवि चीख चीख कर कहता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। उस धोखे ने रवि को तोड़ दिया। उसने लड़कियों से नफरत कर ली और फैसला किया कि वो कभी किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा। इसीलिए वो अपनी हर पत्नी को डराकर भगा देता था। उसके दोस्त भी उसे गलत समझते थे और उसे दूरी बनाए रखते थे, लेकिन उस वीडियो ने सच सामने ला दिया। पिछली शाम मैंने निशा के साथ खूब बातें की थीं। मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वो कितनी आसानी से किसी को भी अपने जादू में फंसा लेती है। मैंने कहा, मैं अमन से छुटकारा पाना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़ता नहीं। मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे छोड़ दे और मैं बुरी भी ना बनूं? निशा ने मुझे वही तरकीब बताई जो उसने रवि के साथ की थी। उसने शेखी बघाड़ते हुए सारी सच्चाई उगल दी। उसे नहीं पता था कि मैं उसकी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। जब यह वीडियो सबके सामने चला तो निशा शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। सारे दोस्तों ने उससे मुंह फेर लिया और रवि से माफी मांगी। मैंने निशा से कहा, तुमने लड़कियों की इज्जत को इतना सस्ता कर दिया। अपनी चाहत के लिए तुमने एक शरीफ इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही मासूम लोग इतना दुख झेलते हैं। अमन ने रवि से कहा, अब समझ आया कि रिया मेरी गर्लफ्रेंड बनकर क्यों आई थी। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने दौड़कर मुझे गले लगा लिया। मैंने अपने पति के माथे से वो कलंक हटा दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी खुशी तब और बढ़ गई जब रवि ने सबके सामने घुटनों पर बैठकर मुझे प्रपोज किया। अमन ने सबको बताया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, रवि की पत्नी हूं। ये सुनकर सब हैरान रह गए और निशा का चेहरा लटक गया। उसे उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। मैं और रवि खुशी खुशी घर लौट आए। मेरे ससुर जी हमें साथ देखकर बहुत खुश हुए। आज हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मैं 2 प्यारे बच्चों की माँ हूँ। रवि से बेहतर साथी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता था। मेरी जिंदगी अब प्यार और खुशी से भरी है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।